दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव शिरयाणी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक मेरी आवाज़ है वो साफ साफ पहुँचे। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, आज अपना कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठो, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो उनको नोट साथ साथ जरूर करते रहना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जो पर्सन इसके अंदर हैं टॉपिक में उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद में बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, आप उनको नोट कर सकते हो। पहला पर्सन हमारा, क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति कहलाता है उपभोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन को पढ़े बिना सीधा हल करने की कोशिश करते हैं, टाइम की बचत होगी। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो व्यक्ति उसका मूल्य अदा करके, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य अदा करके उसे लाभ या सुविधा प्राप्त करता है, उसे हम उपभोक्ता कहेंगे, यानी अंतिम व्यक्ति को कहेंगे। अगर कोई दुकानदार या अगर कोई व्यवसायी है वो किसी चीज़ का क्रय करके लेके आता है, उसको बेचता है, उसे हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। वह व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का अंतिम रूप से उसका उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। और उपभोक्ता दो प्रकार का होता है, माल का उपभोक्ता भी हो सकता है और वह किसी सेवा का उपभोग करने वाला उपभोक्ता भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, बाजार में हमारी भागीदारी होती है किस रूप में होती है? उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, या उपरोक्त दोनों रूपों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक व उपभोक्ता के रूप में। हम बाजार में उत्पादक के रूप में भी हैं, हम किसी न किसी वस्तु का उत्पादन भी करते हैं और हम बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। तो बाजार में हमारी भूमिका दोनों रूपों में है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु सेवा के मूल्य का भुगतान करके उसे प्राप्त करता है लेकिन उसे भुगतान किए गए मूल्य के अनुसार सुविधा प्राप्त नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? उसका इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता शोषण। यानी कि जब हम किसी वस्तु का मूल्य अदा करते हैं और जितना मूल्य अदा करते हैं किसी वस्तु या सेवा का, उसके अनुसार हमें उस क्वालिटी की वस्तु या सेवा हमें प्राप्त नहीं होती तो इसे हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता का शोषण। और उपभोक्ता शोषण का मूल कारण क्या है? अशिक्षा, अज्ञानता, यानी कि हमें जानकारी का अभाव नहीं होना। अगर हमें जानकारी का अभाव नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि हमारा उपभोक्ता के रूप में शोषण होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा पारित किया गया 2005, 1991, 1980, 1986। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986। देखो भाई, कोपरा की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर पारित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है वो संशोधित होकर आया है। तो 1986 वाला जो अधिनियम है वो स्वतः ही लुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, 2019 वाले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्न में से किस स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, नहीं की गई है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तहसील स्तर पर। अब देखो प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरों के ऊपर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर वाला स्तर है राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य स्तर, उसके बाद में जिला स्तर। तीनों स्तर के ऊपर उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम ये अपने अपने जिला स्तर के ऊपर हम किसी भी शिकायत, किसी भी मामले की शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण ये है कि इसके अंदर पैसे जो अपन शिकायत करते हैं ना, उसकी मतलब सीमा क्या है, यानी जो हम इसके ऊपर शिकायत करते हैं वो दावेदारी कितने की होती है, पैसों के हिसाब से इसके अंदर हम शिकायत दर्ज करते हैं। कि जैसे अगर मान लो भाई 10 करोड़ के ऊपर की दावेदारी के मुकदमे हैं तो उनकी शिकायत सीधी राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में ही कर सकते हैं। तो ऐसा हम आगे प्रश्न के अंदर उसके अंदर देखेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखो, थोड़ा सा इसके अंदर कंपैरिजन करते हुए, याद करते हुए चलो कि हमने सहकारी समितियां पढ़ी थी, वो भी 3 स्तर के ऊपर काम करती हैं। वो करती हैं राज्य स्तर के ऊपर, केंद्रीय स्तर यानी जिला स्तर के ऊपर, और प्राथमिक साख समिति। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा कंपैरिजन करके हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से असुमेलित है, यानी कि 3 ऑप्शन है वो सही है, सुमेलित है एक गलत है, जो हमें छांटना है। आरटीआई 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिल्कुल सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च प्रतिवर्ष बिल्कुल सही है। आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 1 दिसंबर प्रतिवर्ष, ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा इसमें जो असुमेलित वाला जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 1 दिसंबर प्रतिवर्ष को नहीं मनाया जाता, बल्कि यह प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वह प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 7, विभिन्न उपभोक्ता अदालतों द्वारा की जाने वाली सुनवाई के संबंध में सुमेलित है, कौन सा सही है? तो इसके अंदर दे रखा है कि हम उपभोक्ता अदालत की किस फोरम के अंदर कितने रुपए तक के दावेदारी के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के अंदर 10 करोड़ से ऊपर के दावेदारी के मुकदमे की सुनवाई होती है। राज्य उपभोक्ता फोरम के अंदर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के, और जिला उपभोक्ता फोरम के अंदर 1 करोड़ तक के दावों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक बात याद और रखना कि यहाँ पर शिकायत करने की एक मिनिमम फीस भी होती है, और वो याद रखना कि 5 लाख रुपए तक के मुकदमों की सुनवाई के लिए किसी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं है। उसके बाद में जैसे जैसे राशि बढ़ती जाएगी मुकदमे की सुनवाई की, उसी हिसाब से उनकी फीस भी बढ़ती चली जाएगी। इसकी मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप उसको देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है? यानी 3 कारण उपभोक्ता शोषण के हैं, एक कारण नहीं है जो हमें छांटना है। वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी का अभाव होना, बिल्कुल ये उपभोक्ता शोषण का कारण है। अगर हमें वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हमारा शोषण होगा। ऑप्शन बी, वस्तु सेवा की मात्रा और गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिए बिना अगर हम वस्तु को क्रय करेंगे तो भी हमारा शोषण होगा। ऑप्शन नंबर डी, भुगतान किए गए मूल्य की अगर हम रसीद प्राप्त नहीं करेंगे दुकानदार से तो भी ये उपभोक्ता शोषण का कारण बनेगा। यानी 3 ऑप्शन सही हैं, एक बात गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता का शिक्षित होना यह उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है। उपभोक्ता का शिक्षित होना उपभोक्ता को शोषण से बचाता है। और उपभोक्ता शोषण के अगर अन्य कारण की बात की जाए तो इसकी व्याख्या देखो, उपभोक्ता द्वारा उचित तरीके से शिकायत नहीं करना, और अगर शिकायत कर भी देता है तो उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं होना, ये भी उपभोक्ता शोषण के कारण के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्न में से उपभोक्ता शोषण का रूप नहीं है, यानी किस रूप में उपभोक्ता का शोषण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का मिलावटी होना व उल्लेखित किस्म का नहीं होना, बिल्कुल ये उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। वस्तु के अंदर माल मिलावट करके देना और अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं देना। माप तोल में कमी करना, यह भी उपभोक्ता शोषण का रूप है। ऑप्शन डी, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, यह भी उपभोक्ता शोषण का रूप है। ऑप्शन सी, उपभोक्ता को उच्च क्वालिटी की वस्तु दिखाना, यह उपभोक्ता शोषण का रूप नहीं है, ये अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की वस्तु दिखाना उपभोक्ता शोषण का रूप नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। एक देखो इसकी व्याख्या देख लो, अगर वस्तु का आर्टिफिशियल रूप से यानी कालाबाजारी करते हैं और उसका अभाव उत्पन्न कर देते हैं मार्केट के अंदर, और उपभोक्ताओं को फिर अधिक मूल्य के अंदर वो चीज़ या फिर घटिया माल देने की कोशिश करते हैं, तो यह भी उपभोक्ता शोषण का एक रूप है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार में शामिल है? यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा 1986 के तहत उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि उपभोक्ताओं को चयन का अधिकार दिया गया है कि विभिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, अगर कोई हमें किसी प्रकार का हमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का अधिकार है। ऐसी सुरक्षा का अधिकार है कि अगर अगर खरीदी गई वस्तु हमें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रही है तो उसकी सुरक्षा का अधिकार भी हमें है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी है, यानी कि हमें उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उनकी जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो ये बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, प्रशांत के दोस्त ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख पार कर चुकी, यानी एक्सपायर डेट हो चुकी थी। ठीक है, तो प्रशांत उसे शिकायत करने की सलाह दे रहा है, ये किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी कि प्रशांत अपने दोस्त को उपभोक्ता शिक्षा दे रहा है, यानी कि उसको उसके अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहा है कि भाई अगर तुम्हें एक्सपायर डेट की दवा मिली है तो तुम्हें इसकी शिकायत करनी चाहिए। ये उदाहरण उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, गीतांजलि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके कवर पेज पर दी गई सारी जानकारियों की जांच करती है, उसके बाद में वह उस चीज को खरीदती है। तो ये किस प्रकार के अधिकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आ जाएगा सूचना का अधिकार, यानी उसे उस वस्तु की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसका वह इस्तेमाल कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, दिव्या को खरीदे गए नए कूलर से विद्युत का झटका लगता है, यानी नया कूलर है वो खरीद के लेके आई है दिव्या, और उसे
विद्युत का झटका लगता है यानी उसके अंदर करंट आता है, तो वह दुकानदार से उसने तुरंत शिकायत की। ये किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर आ जाएगा सुरक्षा का अधिकार। यानी कि जब हम कोई पैसे अदा करके, मूल्य अदा करके किसी वस्तु या सेवा को भोग करते हैं, अगर वो हमें हमें सुरक्षा देने की बजाय अगर हम वो हमारे वापस नुकसान करती है, तो हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए, और ये सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्न में से असुमेलित है। देखो, वस्तुओं के ऊपर उपभोक्ता के मतलब संरक्षण के लिए बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर बहुत सारे मार्क लगे हुए आते हैं, तो वो कौन सा मार्क किस चीज़ को दर्शाता है, ये हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा असुमेलित है। 3 सही है, 1 गलत है, वो हमें छांटना है। आईएसआई मार्क है जो लगा होता है, वह औद्योगिक उत्पादन की क्वालिटी की गारंटी के रूप में लगा होता है कि यह आईएसआई सर्टिफाइड है और इसकी गुणवत्ता है, ये जो औद्योगिक उत्पादन है, जो उत्पाद है, इसकी गुणवत्ता है वो जांच से परखी गई है। बिल्कुल सही है। एफपीओ, ये फल उत्पाद की क्वालिटी से संबंधित ये चिन्ह है। ईसीओ, ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पाद, यानी अगर किसी उत्पाद के ऊपर ईसीओ की मोहर लगी हुई है, इको की मोहर लगी हुई है, मतलब वह उत्पाद है उसे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और ऑप्शन सी एजी, इसमें दे रखा है बहुमूल्य धातुओं के प्रमाणीकरण का मार्ग, ये गलत है। एजी है वह एग्रीकल्चर, एजी से एग्रीकल्चर बनता है, मतलब कि कृषि व खाद्य उत्पादों के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजी, यह असुमेलित है। और एक हॉल मार्क का याद रखो, हॉल मार्क है वह बहुमूल्य धातुओं के प्रमाणीकरण का मार्क है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है? यानी 3 उपभोक्ता के कर्तव्य हैं, हमें 3 चीजों को उपभोक्ता के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए, 1 गलत है, वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, बिना मोल भाव के सामान खरीदना, ये गलत बात है, ये उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है, ये उसकी अज्ञानता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ए आएगा, ये उपभोक्ता का कर्तव्य नहीं है। बाकी तीनों उपभोक्ता के कर्तव्य यहीं पर देख लेते हैं। अधिकृत दुकानों से ही सामान खरीद, बिल्कुल सही बात है, जो ऑथराइज जो अपनी दुकानें होती हैं, हमें वहीं से सामान खरीदना चाहिए। क्रय की गई वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण जानकारी लेकर ही हमें वह वस्तु खरीदनी चाहिए। और पैकिंग के ऊपर वस्तु की कीमत, उत्पादन की तिथि, समाप्ति तिथि और गारंटी आदि को देखकर ही हमें खरीदना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पे और याद रखो कि एमआरपी का मतलब है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। तो हम एमआरपी के ऊपर मोल भाव कर सकते हैं। एमआरपी का मतलब है वो फिक्स रेट नहीं है, फिक्स रेट अलग चीज होती है। फिक्स रेट का मतलब होता है कि भाई इस चीज का ये रेट फिक्स है, कम बत्ती नहीं होगी, मोल भाव नहीं होगी। जबकि एमआरपी मैक्सिमम होती है, उसके ऊपर मोल भाव हो सकता है और उसके ऊपर भी हम मोल भाव करके उसको सस्ती दर पर प्राप्त करने का हमें अधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य है? यानी किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, वस्तु सेवा में कमी पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर क्षतिपूर्ति की मांग करें, बिल्कुल सही बात है। अपनी शिकायत की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज और सबूत जुटाएं हम, बिल्कुल सही है। उपभोक्ता संगठनों से मदद लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर अगर विक्रेता या फिर विनिर्माता हमारी शिकायत पर ध्यान नहीं देता, तो फिर हमें तुरंत उपभोक्ता न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कि 3 कथन सत्य हैं, 1 कथन असत्य है, वो हमें छांटना है। कोपरा वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की जो प्रोसेस है बहुत ही जटिल और समय साध्य होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ताओं को नुकसान की मात्रा के अनुसार मुआवजा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, जितना नुकसान हुआ उसके अनुसार उन्हें मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, अधिक मूल्य का नुकसान होने पर ही उपभोक्ता अदालत में जाना फायदेमंद होता है, ये बात गलत है। नुकसान चाहे कितने का भी हो, हमें अपने अधिकारों के लिए हमें उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ कौन सा है? उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त है, उपभोक्ता का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है, उपभोक्ता के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है, उपभोक्ता
अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता प्रभुत्व का मतलब होता है कि उपभोक्ता अपनी कमाई के अनुसार, अपनी आय के अनुसार उसको खर्च करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर कोई और उत्पादन नहीं करेगा तो क्या होगा? यदि कोई देश है वह केवल उपभोक्ता वस्तुओं का ही उत्पादन करेगा और वस्तु उत्पादन नहीं करेगा, तो इससे वह देश धीरे धीरे निर्धन बन जाएगा। क्यों? इसको देखो, मैं आपको समझाता हूँ। इसका राइट आंसर दे लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वह देश गरीब बन जाएगा। क्योंकि अगर देखो, उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो किसी प्रकार से देश के विकास में सहायता नहीं देती हैं, उससे देश के विकास में कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि वो केवल हमारी शान शौकत के लिए और हमारे ऐश आराम के लिए होती है और उसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर कोई देश केवल उपभोक्ता वस्तुओं का ही उत्पादन करता रहेगा, खर्च करता रहेगा, तो देश का आर्थिक विकास नहीं होगा और वह देश धीरे धीरे गरीब बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विभिन्न स्तर और उसके अध्यक्ष के संबंध में सुमेलित है। अब यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा अपने को पॉइंट के अंदर क्लियर करना है। उपभोक्ता अदालत अलग चीज़ है, वो न्याय दिलाती है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये उपभोक्ताओं की हेल्प के लिए है, उनकी सहायता के लिए है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। तो इनमें अंतर करना जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद अलग चीज़ है और उपभोक्ता अदालत है वो अलग चीज़ है। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उनके विभिन्न स्तर और उनके अध्यक्ष के संबंध में सुमेलित कौन सा है? देखो भाई, केंद्र स्तर के ऊपर ये भी जिस प्रकार से उपभोक्ता अदालत 3 स्तर के ऊपर होती है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, उसी प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी 3 स्तरों के ऊपर काम करती है। केंद्र स्तर के ऊपर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद होती है उसका अध्यक्ष होता है केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामले का मंत्री, ठीक है। और राज्य स्तर के ऊपर राज्य सरकार का उपभोक्ता मामले का मंत्री और जिला स्तर के ऊपर उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये अंतर थोड़ा सा अपने को देखते हुए चलना है उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य नहीं है? यानी 3 कार्य हैं, एक कार्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नहीं है। चलो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करना। बिल्कुल सही बात है, उपभोक्ता अदालत के अंदर वह उपभोक्ता की पैरवी कर सकता है, उसको सहायता प्रदान कर सकता है। आरोपी पर कार्रवाई कर दंड देना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य दंड देना नहीं है, कार्रवाई करना नहीं है, वो तो उपभोक्ता अदालत का कार्य है। ऑप्शन सी, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, अदालत में मुकदमा दर्ज कराने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन करना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी उपभोक्ता संरक्षण परिषद है वह उपभोक्ता की सहायता प्रदान करती है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, उनकी मदद करती है कोर्ट में और बाहर, लेकिन फैसला सुनाने का काम है वो उपभोक्ता अदालत का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन के उदय का क्या कारण था? यानी कि 1960 के दशक के अंदर उपभोक्ता आंदोलन का उदय क्यों हुआ? अत्यधिक खाद्य की कमी के कारण, जमाखोरी व कालाबाजारी के कारण, खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी इन सभी कारणों की वजह से उपभोक्ताओं ने संगठित होकर आंदोलन प्रारंभ किए। प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न है, कोपरा 1986 के अंदर संशोधन किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है। तो इसके अंदर इंटरनेट के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधित करके 2019 के अंदर एक नया अधिनियम लाया गया है जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। और इसके अंदर यह प्रावधान है कि अब इंटरनेट के माध्यम से भी हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या बातों का प्रावधान है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आप इसको अपनी कॉपी या अपने रजिस्टर के अंदर इसको नोट कर सकते हो आप। एक तो इसके अंदर भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सेलिब्रिटीज को भी इसके अंदर जवाबदेह माना गया है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मानना है कि जो सेलिब्रिटीज होती है उनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनको लोग एक मॉडल के रूप में देखते हैं। और अगर वो किसी चीज़ का भ्रामक प्रचार करेंगे तो जनता के ऊपर उसका सीधा असर पड़ता है, जनता उनको फॉलो करती है, जनता को नुकसान पहुंचता है। तो उनको भी जिम्मेदार बनाया गया है कि वो गलत चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करे। और एक बात यहाँ पर हमें और याद करनी है, इसमें हमें क्या याद करना है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन को कंपनी देती है या फिर कोई सेलिब्रिटी किसी
कोई भी भ्रामक विज्ञापन है उसका प्रचार प्रसार करता है तो उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है, ये नोट कर लो। और अगर उसके बाद भी ये सजा सुनाने के बाद आगे भी अगर वो भ्रामक प्रचार करता है तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। और एक इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर नया प्रावधान किया गया है कि अब उपभोक्ता कहीं पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पहले क्या प्रावधान था 1986 वाले उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अंदर, कि उसके अंदर जिस क्षेत्र के अंदर कोई व्यापारी व्यवसायी है, जिस क्षेत्र में वो रहता है, उसी क्षेत्र के अंदर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती थी। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर इसको संशोधित कर दिया। अब कोई भी उपभोक्ता है वह कहीं पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, निम्न में से असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है, यानी 3 कथन सही है, 1 गलत है। उपभोक्ता एक व्यक्ति या एक समूह के रूप में शिकायत दर्ज करवा सकता है, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में भी करवा सकता है, एक समूह के रूप में भी करवा सकता है, अपने व्यक्तिगत रूप से भी करवा सकता है, या किसी एजेंट के माध्यम से भी करवा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की कार्रवाई कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता को अब उपभोक्ता अदालत में मुकदमे की कार्रवाई करवाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन सी, उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी, उपभोक्ता की समस्या निवारण की जो प्रोसेस है वह सरल व कम खर्चीली है, ये ऑप्शन गलत है भाई, इसके अंदर टाइम बहुत लग जाता है। चलो भाई अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, उच्च उपभोक्ता फोरम में अपील करने की अवधि क्या है। उच्च उपभोक्ता फोरम में अपील करने की अवधि है वह 45 दिन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। पहले क्या था भाई, पहले अगर किसी एक उपभोक्ता फोरम के अंदर हमने अपील की और उससे हम संतुष्ट नहीं है और ऊपर वाली में अपील करना चाहेंगे तो पहले 30 दिन का टाइम था, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर इसको 2019 वाले अधिनियम के अंदर बढ़ाकर इसको 45 दिन कर दिया गया है। अब देखो महत्वपूर्ण बातें, प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें और जाननी है। क्या, नंबर 1 बात, अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से असंतुष्ट है, जब उसे पता चला कि इसके अंदर कमी है, पता चलने के 2 साल के भीतर भीतर वो शिकायत दर्ज करवा सकता है, नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है उसके फैसले से भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो वह 45 दिन के भीतर भीतर उच्चतम न्यायालय के अंदर उसके विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। 2 बात होगी। अगली बात, अगर कोई भी उपभोक्ता है वह किसी भी फर्म के खिलाफ उसने शिकायत दर्ज करवा दी तो वह अपने मामले की सुनवाई के दौरान बीच में कभी भी मध्यस्थता करके अपने मामले का समाधान कर सकता है। यानी कि बीच के अंदर अगर उनका राजीनामा अगर वो करना चाहते हैं तो वो बीच में कर सकते हैं किसी भी स्तर के ऊपर। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक उद्देश्यों से अगर कोई व्यक्ति सामान खरीदता है किसी बेचने के उद्देश्य से तो वह उसकी शिकायत है वह उपभोक्ता ये जो कोर्ट है इनके अंदर उनकी शिकायत नहीं कर सकता। यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि उपभोक्ता अदालत के अंदर शिकायत हम एक उपभोक्ता के रूप में कर सकते हैं, ना कि एक व्यावसायिक फर्म के रूप में। अगर हम कोई सामान ला के बेचते हैं तो हम उपभोक्ता के रूप में उस माल की शिकायत नहीं कर सकते। अगर हम उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो उपभोक्ता के रूप में ही उपभोक्ता अदालत में हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक उपभोक्ता अदालत के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम चाहें तो वकील हायर कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यह चीज़ अनिवार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ता अदालत एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसके अंदर हम स्वयं भी अपने मामले की सुनवाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार यानी उपभोक्ता और उसके अधिकार से संबंधित ये हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।